मतलब शुरुआत होनी कैसे चाहिए। शुरू करें। क्या पढ़ाना है? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 शुरू करते। पसंद आई नहीं आई तो फिर देखा जाए। अरे गूगल पे कुछ सर्च करो। सुन, ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब पढ़ता कुछ जानता ही नहीं, सर आए बोले पढ़ना ही नहीं, इट्स टाइम फॉर अ साइन। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आई होप तैयार बैठे हो तुम। हम लोग काम करने जा रहे हैं, ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, अपना चैप्टर 1 ऑफ योर अकाउंटेंसी। एनपीओ हट चुका है क्लास 12 से और अब पहला चैप्टर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अब वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स किसके? पार्टनरशिप के। दैट मीन्स हम लोग की जो पहली बुक होने वाली है वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप से रिलेटेड होने वाली है। पार्टनरशिप क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है, ओवरऑल पार्टनर्स कैपिटल क्या है, ये सारी की सारी चीजें आई होप स्कूल में खत्म हो चुकी हैं या फिर जिस जिस ट्यूशन में तुम जा रहे हो वो भी खत्म हो चुका है। ध्यान देना, जो चीजें यहां पे हम समझाने वाले हैं वो बिल्कुल बियॉन्ड होने वाली है जो तुम इससे पहले पढ़ चुके हो। यहां पे वो सारे के सारे स्क्रैच टच किए जाएंगे जो ओवरऑल नेसेसरी है। किसके लिए? आपके फंडामेंटल्स के लिए। ध्यान देना, ओवरऑल आपका जो बोर्ड्स होने वाला है उसमें आपकी जो थ्योरी है वो 3 से 4-5 नंबर से ज्यादा की नहीं होने वाली। बहुत ज्यादा स्क्रैच खिंच गया तो 6 नंबर, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी हमारे पास ये जो कॉमर्स की गरीबी है ये इसलिए शुरू होती है क्योंकि हम लोगों ने आज तक थ्योरी को उठा के ही नहीं देखा। और जब भी हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने चले, अपनी बुक रखी सामने, तो आपके टीचर्स ने भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स खोल के रख दी तुम्हारे आगे, और जिससे आज तक तुम कभी 0 उसका समझ ही नहीं पाए तो 100 कैसे समझोगे। तुमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो रियलिटी में पढ़ना चाहिए भी कि नहीं। We are going to start our fundamentals with our theoretical portion। हमारी हर वीडियो में 5 टॉपिक कवर किए जाएंगे और 3 वीडियो के अंदर चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। हमारी फर्स्ट वीडियो थ्योरी की ही होने वाली है। That means we are going to complete the fundamentals theory in this video। आप वीडियो को 2x पे लगाओ, 1.2x पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ, लेकिन खत्म कर डालते हैं। इसके बाद तुमको दोबारा से बेवकूफों की तरह एग्जाम से पहले ये नहीं देखना पड़े कि थ्योरी में आने क्या वाला है या फिर थ्योरी मैंने तो देखी ही नहीं। और मेरे साथ तुम्हारी बॉन्डिंग बन गई ना तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा चैप्टर चुटकियों में लग जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है डेफिनेशन। दैट मीन्स ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ओवरऑल 1 मार्कर में भी पूछी जा सकती है और स्पेसिफिकली इसके एमसीक्यूज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। हम लोग जो डेफिनेशन करने वाले हैं वो ये सेक्शन 4 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 होने वाली है। अगर आप पर्टिकुलरली लिख रहे हैं अपनी डेफिनेशन पे कि ये सेक्शन 4 की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आपको एक एक लेटर बहुत फूक फूक के लिखना पड़ेगा। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक भी गलती करी या फिर अपने मन का सेंटेंस सेल्फ थ्योरी लिख दी तो वहीं पे काट दिया जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आप लिख रहे हैं सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो दिक्कत आप पे और बढ़ जाती है क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी ले रहे हैं? जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन लिख रहे हैं। दैट मींस मैंने तुमको एक हिंट दे दी है, अगर नाम लिखो तो जिम्मेदारी लो, वो पूरी की पूरी डेफिनेशन डिट्टो याद करो जैसे बुक में लिखी है। तो ओवरऑल कहती क्या है डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। कहने का मतलब क्या है? पार्टनरशिप एक रिश्ता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो ओवरऑल एग्री करते हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या करने वाले हैं? शेयर करने वाले हैं। और ध्यान रखना यहाँ पे लॉसेस की बात नहीं करेगी। और ध्यान रखना अगर कोई भी इंसान प्रॉफिट्स को ओवरऑल शेयर कर रहा है तो लॉसेस भी शेयर करेगा। तो सिंपल कहने का मतलब यहां है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन who have agreed to share future profits of a business carried on by all or any of them acting for all। बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बनता है। बच्चों को क्या रहता है, ये डिफिनेशन का मतलब तो समझ आ जाता है कि कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ हमारे बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन ये शब्द नहीं समझ आता, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब बच्चा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर आपके फील्ड वर्क करते हैं।
फील्ड वर्क कहने का मतलब है कि ओवरऑल जिस काम के लिए आपकी पार्टनरशिप फर्म बनी है, जरूरी नहीं है कि कोई पार्टनर स्पेसिफिकली उस काम को करे ही करे। कुछ तो अपनी गुडविल देने के लिए ही आ जाते हैं, कुछ आपका प्रमोशन करने के लिए पार्टनर्स बन जाते हैं। दैट मीन्स ये भी संभावनाएं हैं पार्टनरशिप में कि आपके पूरे के पूरे 10 लोगों की पार्टनरशिप में एक ही इंसान काम करे। दैट मीन्स 9 लोग सिर्फ बैठ के तमाशा देखेंगे। तो यहां पे जो ओवरऑल सिचुएशन बनेगी वो होगी एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल की। कहने का मतलब क्या है, या तो सारे लोग इक्वल काम डिवाइड करके पूरी की पूरी बिजनेस को चलाएंगे, नहीं तो एक इंसान भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। एंड आफ्टर दैट पूरी की पूरी जो आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वो खत्म होती है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई होप आपको ये समझ आई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा है वो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये है कि टिपिकली थ्योरीज में जो कॉमर्स की थ्योरीज होती है उसमें चीज अवेलेबल होती है, फीचर्स, नेचर, मैरिज, डीमैरिट्स, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल टिपिकल कॉमर्स स्टाइल में हमारे पास फीचर्स अवेलेबल है कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या कहती है। सबसे पहला ओवरऑल फीचर है हमारे पास 2 और मोर पर्सन्स। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन फ्रॉम अ वैलिड पार्टनरशिप। The maximum number of partners cannot exceed the number of partners prescribed by the Companies Act 2013, which is 50, and in any business whether banking or non-banking। कहने का मतलब क्या है, 2 और मोर पर्सन्स। अगर आप सिंगल हैंडेड ओवरऑल कोई कंपनी चला रहे हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ओनर है और कोई साथ में काम करने वाला भी नहीं है, तो बच्चे वो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। पार्टनरशिप का मतलब है कि किसी दूसरे का साथ, और अकेला खुद का साथ निभा देना। और स्पेसिफिकली वो इंस्टाग्राम के कोड्स जहां पे तुम बताते हो कि तुम खुद के लिए काफी हो, बच्चे वो काफी हो तुम, लेकिन ध्यान रखना पार्टनरशिप के लिए तुम अकेले काफी नहीं हो। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप यही देखती है कि आप स्पेसिफिकली अकेले तो नहीं है, आप एक से ज्यादा होने चाहिए, दैट मीन्स 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 तक जाने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी ओवरऑल स्ट्रक्चर 50 के अबव जा रही है तो वो लोग पार्टनरशिप में इनरोल नहीं कर सकते। सिंपल कहने का मतलब है 2 से लेके 50 तक के लोग इंटर कर सकते हैं पूरी की पूरी पार्टनरशिप में। आपके पास अगर पार्टनरशिप 50 के बियॉन्ड जा रही है तो आप उस पार्टनरशिप को कैरी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अलग मेजर्स होते हैं, वो आपको देखने पड़ जाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब है मिनिमम आपके पास 2 होने चाहिए। मैंने यहां पे लिख दिया मिनिमम, यहां पे आपके पास 2 होने चाहिए, 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आप इसको ले जा सकते हैं 50 लोगों तक, 50 पार्टनर्स तक इसको आप ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा आप स्पेसिफिकली आगे नहीं बढ़ सकते। ध्यान दो। अच्छा सर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 50 के आगे नहीं ले जाऊंगा और 2 से ज्यादा रखूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली ये ओवरऑल प्रावधान निकाला किसने है? क्या ये कंपनीज एक्ट ने निकाला है या फिर एक पार्टनरशिप एक्ट ने निकालना है? क्योंकि सर मैं तो पढ़ रहा हूं पार्टनरशिप, लेकिन यहां पे लिखा है कंपनीज एक्ट 2013। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्या हुआ, लास्ट ईयर भी यही हुआ था। स्पेसिफिकली हमारे पास जो पिछले साल का बोर्ड था जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 चलता था, अब तो खैर ये सब बंद हो चुका है, उसमें भी एक बहुत भयंकर सा क्वेश्चन था जो स्पेसिफिकली दिमाग खराब कर दिया था बहुत सारे बच्चों का, जिसमें कहा था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? अब कुछ लोग जो बुक की रीडिंग लगा के आए थे उनको समझ आ गया कि भाई 50 ही हो सकते हैं, लेकिन वहां पे डिनोशन था कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 आंसर 50 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 50 लोगों का प्रावधान है ये पार्टनरशिप एक्ट ने दिया ही नहीं है, ये दिया है स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट 2013 ने। तो सिंपल कहने का मतलब है उस क्वेश्चन का आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट तो कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम का केस बताती ही नहीं है। तो जब पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम और मिनिमम का केस बता ही नहीं रही है तो तुम 50 और 100 कैसे ही टिक लगा सकते हो? वहां पे आंसर तुम्हें 0 लगाना था। तभी ध्यान रखना, कोई भी चीज पढ़ो तो फूक फूक के पढ़ो, और तुमको अभी पता चल गया है, अपने सीक्रेट्स अपनी जेब में रखा करिए। हर जगह बकेंगे तो ध्यान रखिएगा फिर वो सीक्रेट्स ही नहीं रह गए। आई होप तुम्हें सीक्रेट्स पता चल गए। अब शांत बैठना, स्कूल में मत बकिएगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है? सिंपल कहने का मतलब बस बच्चे यही है कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, मिनिमम आपके पास 2 होने चाहिए, और मैक्स आप पहुंचा सकते हैं 50, और ये प्रावधान दिया है स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट 2013 ने। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर लिखा है तो प्लीज ध्यान रखना, टीचर आपसे खेल खेल रहा है, और उस खेल को खेलना कैसे आता है वो मैंने सिखा दिया है तुम्हें। तो आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप में सेकंड है बच्चा एग्रीमेंट। दैट मीन्स एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, ईदर रिटन और ओरल अमंग द पार्टनर्स। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के कोई चीज नहीं होती।
ध्यान रखना बच्चा, बिना एग्रीमेंट के स्पेसिफिकली तुम कोई कार तक तो खरीद नहीं सकते, ये तो स्पेसिफिकली बिजनेस है यार, ठीक है। मेरी बात अगर आवाज थोड़ी सी अप डाउन हो जाए तो थोड़ा कंपनसेट करना, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ लिखित हो जरूरी नहीं है, आपका एग्रीमेंट ओवरऑल रिटन भी हो सकता है और साथ में ओरल भी हो सकता है। सिंपल कहने का मतलब मैंने कह दिया मैं और तू भाई भाई चलो पार्टनरशिप करते हैं, एक बिजनेस बना लेंगे, ये ओरल है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं इसको लिख लेता हूं, मैं लिखित ले लेता हूं, जैसे लोगों को अगर आपकी एडवाइस चाहिए होती है तो लिख के दे दे मुझको, ठीक है मैंने लिख के दे दिया, लिख के भी एग्रीमेंट हो सकता है और लिखने वाला एग्रीमेंट थोड़ा सा सिक्योर होता है। कहने का मतलब क्या है कि आज अगर कोई भी इंसान एग्रीमेंट कर रहा है, कहने का मतलब मैं और तुम पार्टनरशिप करने वाले हैं या फिर 4-5 लोग मिलकर कंपनी चलाने वाले हैं, सॉरी फर्म चलाने वाले हैं, कंपनीज का स्ट्रक्चर तो अलग होता है, कभी भी ध्यान रखना पार्टनरशिप में कंपनीज मत बोलना, वो फर्म होती है, ठीक है। तो मैं और तुम मिलकर ओवरऑल क्या बनाने वाले हैं, फर्म बनाने वाले हैं, 4 लोग मिलकर बनाएंगे। और अगर तुम रिटन एग्रीमेंट लेते हो तो तुम्हारे पास फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ अगर तुम वो बनाते हो, दैट मींस योर ओरल। अगर तुम ओरल लेते हो तो आगे कोई भी मुकर जाए तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसका, लेकिन रिटन एग्रीमेंट लास्ट लॉन्ग रहेगा। तो ध्यान रखना, तुम ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, तुम रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हो। रिटन एग्रीमेंट स्पेशल एग्रीमेंट होता है जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। सिंपल कहने का मतलब क्या होता है, अगर तुमने लिखवा लिया कि मैं एज अ पार्टनर और वो जो दूसरा मैं एज अ पार्टनर और दूसरा जो मेरा ओवरऑल दोस्त है, यार है, जिसके साथ मैं ओवरऑल पार्टनरशिप करने वाला हूं, इन दोनों के स्ट्रक्चर को मैंने लिख लिया है कि मैं और स्पेसिफिकली मेरा जो दोस्त है वो पार्टनरशिप करने वाले हैं, कब तक का पार्टनरशिप चलेगी, किस बेसिस पे पार्टनरशिप है, कहां पे पार्टनरशिप होने वाली है, ये सारी की सारी डिटेल तुमने लिख दी है। तो ये भी तो एक एग्रीमेंट हुआ ना, और ये एग्रीमेंट रिटन होगा, और रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप को क्या कहता है, डीड बोला जाता है। दैट मींस रिटन एग्रीमेंट डीड कहलाता है, जिसको मैं पार्टनरशिप डीड भी बोल सकता हूं। सर ऐसे अगर रिटन एग्रीमेंट का नाम पार्टनरशिप डीड है तो ओरल एग्रीमेंट का भी कोई नाम होगा ना? बच्चे ओरल एग्रीमेंट का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। जो रिलायबल नहीं है उसका नाम भी नहीं, उसकी पढ़ाई भी नहीं होती, आपको पढ़ाया भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ओरल एग्रीमेंट का भी नहीं होता। और एक एग्रीमेंट और होता है, वो आपकी बुक्स में नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं बाय एक्सप्रेशन और इंप्रेशन। सिंपल कहने का मतलब क्या है, तुमने उधर से आंख मार दी, इधर से हमने आंख मार दी, बन गए पार्टनर्स। ये उससे भी सरल है, ठीक है। लेकिन जितनी जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी बेकार भी होगा। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। सिंपल कहने का मतलब है, देखो वही चीज मैंने लिखी थी, जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको स्पेशल एग्रीमेंट बोला जाता है और उसको ओवरऑल में पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि तुमको पता चल गया है कि ओवरऑल एग्रीमेंट जरूरी क्यों होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो लोग आगे मुकर जाएंगे, वो तो कहेंगे मैं भाई जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा आधे आधे बांटे जाएंगे। फिर जैसे ही तुम्हारे फ्यूचर प्रॉफिट्स आए वो अपनी बात से मुकर गया, कब मैं तो तुम्हें 25% ही दूंगा, बाकी सब मेरा, कि बिजनेस का आइडिया मेरा था। अब यहाँ पे तुम पे धोखा हो जाएगा। अब स्पेसिफिकली तुम तो कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिटन फॉर्म नहीं है, और जब रिटन फॉर्म नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आई होप ये चीज़ तुमको समझ आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट फीचर हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं तो बच्चा ओवरऑल एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक बिजनेस का। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पार्टनरशिप नहीं बन सकती, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर पार्टनरशिप में आने लगी तो बच्चा ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ही पूरे फेल हो जाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि बच्चे अगर आपके पास ओवरऑल पार्टनरशिप की अवेलेबिलिटी करवानी है तो आपको एक बिजनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर बिजनेस होना ज़रूरी है, इसका मतलब आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना है, आपको ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करानी जिसके बदले में आप हक से पैसा मांग सके किसी से, और इसी को तो बिजनेस कहते हैं। किसी की नीड को पूरा कर देना ही बिजनेस है, और पार्टनरशिप यही तो करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। दूसरा ये है कि बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लॉस उठाने के लिए कर रहे हैं, मैं समाज सेवा कर रहा हूं बच्चे, वो भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही हो जाएगा। आपके पास प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए, एक तो बिजनेस होना चाहिए और दूसरा द प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। सिंपल कहने का मतलब अंदर क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द लीगल बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ एन अर्निंग प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है, एक पार्टनरशिप तभी फॉर्म हो सकती है जब आपका पर्पस ओवरऑल बिजनेस करने का हो और इंटेंशंस हो आपके प्रॉफिट अर्न करने के। अगर आप पर्टिकुलर कोई चीज ओन कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप एक प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, आप और आपका एक भाई या फिर बहन, और आप बोलिए हमारी पार्टनरशिप है, बच्चा ये पार्टनरशिप नहीं है, वो तो आप ओवरऑल एक पर्टिकुलर चीज का लीगल राइट रख रहे हैं, 50% और 40% जैसा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टनरशिप में, आपको पैसा कमाना जरूरी है बच्चे। बिजनेस खोल लेना और पैसा कमाना जमीन आसमान का अंतर होता है, और हर इंसान बिजनेसमैन बन सकता है लेकिन हर इंसान पैसा नहीं कमा सकता, और ये बिटर ट्रुथ है। तो यहां पे वही चीज आगे भी लिखी गई है, अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट कॉल्ड अ पार्टनरशिप।
आप स्पेसिफिकली कोई भी प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं बाय सम लीगल प्रोविजंस और आप 50%, 40%, 90% उसको ओन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कोई और भी उसको ओन कर रहा है और आप बोल रहे हैं हमारी पार्टनरशिप चल रही है, बच्चा ये पार्टनरशिप नहीं होती, समझ गए। आपको पार्टनरशिप में कुछ कमाना भी होना पड़ता है और ध्यान दें बिजनेस होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई है तुम्हें। और अगर ये चीज़ समझ आ गई है कि ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए और आपको प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में बात करते हैं। यहां पे लिखा है एन एग्रीमेंट बिटवीन द partners must be aimed at sharing the profit. If some person join hands or to run some charitable activity, it will not be called a partnership. Further, if a partner is deprived of his right to share the profits to the business, he cannot called as a partner. कहने का मतलब क्या है बच्चे? प्रॉफिट शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक वर्ड यहां पे बहुत ज्यादा कीमती है। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हर पार्टनर का ओवरऑल हक है कि वो प्रॉफिट ओवरऑल एक्सेप्ट करे और बियर करे लॉसेस को भी। अगर वो ऐसे काम नहीं कर रहा है बच्चे, पार्टनरशिप ही नहीं है, तो फिर धोखा है, समझ गए। यहां पे लिखा है इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, बच्चा ये पार्टनरशिप नहीं। तुमको चैरिटी ही करनी है तो पार्टनरशिप ओवरऑल उसको तुम कह ही नहीं सकते, फिर तो तुमको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलना पड़ेगा इसे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे स्पेसिफिकली प्रॉफिट की कोई भी संभावनाएं नहीं होती। हमारा नेक्स्ट जो ओवरऑल फीचर है, नेक्स्ट फीचर है हमारा बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल कहने का मतलब है इट मींस दैट ईच पार्टनर कैन participate in the conduct of business and each partner is bound by the acts of other partner in respect of the business of the firm. सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं उनका ये मकसद होना चाहिए कि वो सारी एक्टिविटीज में पार्ट ले। आपने एक बहुत मुश्किलों से बिजनेस बनाया है और उसको रन करवाने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कतें करनी पड़ेंगी जैसे वो ओवरऑल वर्कआउट हो पाए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप उन चीजों में, उन पर्टिकुलर फील्ड वर्क में आप अपना योगदान नहीं देंगे तो स्पेसिफिकली वो बिजनेस कहां ही जाने वाला है, ये आप सोच भी नहीं सकते। सिंपल कहने का मतलब है कि आपको सारे के सारे पार्टनर्स मिलके उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे काम करना पड़ेगा। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ओवरऑल अगर आपने जो पार्टनर्स हैं उनको सिर्फ गुडविल के लिए रख रखा है, सिर्फ दिखावे के लिए रख रखा है, तो यहां पे सिर्फ एक पार्टनर्स को ही सबके बिहाफ पे काम करना पड़ेगा। सिंपल कहने का मतलब बस इतना ही है कि बिजनेस बनाओ तो ऐसा बनाओ जो ओवरऑल लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसा कभी नहीं जो सिर्फ झड़बंगुर हो और 3-4 महीने चल के ही बंद हो जाए, क्योंकि ये फैक्ट है बच्चा। ओवरऑल 95% ऑफ इंडियन स्टार्टअप फेल विद इन 5 ईयर्स। आपके भारत के 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं 5 साल के अंदर ही, और बचे कुछ 4 से 5% जो हैं वो ओवरऑल 10 साल में फेल हो जाते हैं। 0.01% स्टार्टअप 100 साल तक चल पाते हैं, और भारत देश के पास सिर्फ एक ऐसा ही बिजनेस है जो 100 साल तक चला है, दैट इज़ अवर टाटा। टाटा कंसल्टेंसी ही एक ऐसा बिजनेस है भारत देश के पास जो स्पेसिफिकली 100 साल पार कर पाया है। अभी तक रिलायंस भी 100 साल नहीं पार कर पाया है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि अगर आप सेठ बन के रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। आपको लेबर की तरह वर्क करना है और स्पेसिफिकली तब तक करना है जब तक आपके पास सोते सोते पैसा ना आने लगे। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर को ओवरऑल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितनी भी कोड ऑफ कंडक्ट्स स्पेसिफिकली हो रही हैं हमारे बिजनेस में। एंड ईच पार्टनर इज बॉन्डेड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे पार्टनर्स बॉन्डेड होंगे उन एक्ट्स के द्वारा जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं, और पार्टनर्स किस एक्ट के अंदर काम करते हैं? बिल्कुल सही, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, और उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते, वरना वो पार्टनरशिप फर्म के रूल के बियॉन्ड होने लगेगा और उन पे पेनाल्टीज भी लगाई जा सकती है। दैट्स इट अबाउट इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर। ओके, सो हमारा लास्ट फीचर है बच्चा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। दैट मींस जो हमारा पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर्स के साथ और फर्म्स के साथ कैसे रिलेशंस रखता है। दैट मींस ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। कहने का मतलब है कि वो एक एजेंट भी है, वो एक पार्टनर भी है, एक फर्म के साथ भी और ओवरऑल बाकी सारे जो उसके को पार्टनर्स हैं उनके साथ भी। वो ओवरऑल स्पेसिफिकली जो एजेंट है वो किस तरीके से होता है, वो बच्चे ध्यान दें, जो चीजें पर्टिकुलरली एक पार्टनर पे लग रही हैं वो मैंडेटरी है कि वो दूसरे पार्टनर पे भी लगेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
ए को देना है तो बी को भी देना पड़ेगा अगर उसने ड्राइंग्स की हैं तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अगर ए को मिल रहा है तो बी को मिलना जरूरी है अगर उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उसको कमीशन मिलना चाहिए, ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उसको सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसे काम किए हैं उसके पास कैपिटल है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो अगर एक चीज पे अप्लाई किया गया है तो दूसरे पे भी अप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड दैट्स इट अबाउट इट। हमारा पूरे के पूरे फीचर्स यहीं पे खत्म होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है पार्टनरशिप डीड, और इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और पूरी की पूरी ओवरऑल वीडियो खत्म और तुम्हारी थ्योरी सेशन भी। पार्टनरशिप डीड क्या है तो स्पेसिफिकली हम लोग देख लेते हैं। हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में तुमको बहुत आराम से बताया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है। हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो एग्रीमेंट्स की नींव पे ही तो है, और ये एग्रीमेंट्स अच्छे से अच्छे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और सस्टेनेबल होने चाहिए। अगर आप एक ऐसे एग्रीमेंट्स करके रखें एग्जांपल के तौर पे ओरल या फिर बाय एक्सप्रेशन, तो बच्चे वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। पैसा आने के बाद किस इंसान का दिमाग कैसे ओवरऑल कन्वर्ट हो जाए तुम नहीं जान सकते। तुम अच्छे हो लेकिन पूरी दुनिया नहीं। हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए जहां पे मैं रिटन स्ट्रक्चर लिख सकूं, मैं पूरा के पूरे एग्रीमेंट्स को एक जगह पे लिख सकूं जिसमें सबके साइन हो, और वो एक सस्टेनेबल एग्रीमेंट होगा जो आगे तक चल पाएगा। पार्टनरशिप डीड। Since partnership is the outcome of an agreement, it is essential that there must be some terms and condition agreed upon by all the partners. हमारे पास एग्रीमेंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो एग्रीमेंट्स सारे के सारे पार्टनर्स को ओवरऑल एग्री करने ही पड़ेंगे। Such terms and condition may be either written or oral. और वो जो एग्रीमेंट्स है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जैसे मैंने तुमको बताया था। The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid the misunderstanding and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the Act. Overall, government कभी भी लॉ कभी भी आपको ये फोर्स नहीं करता कि आप रिटन डॉक्यूमेंट बनाओ, लेकिन ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये आपके ओवरऑल दिमाग में होना चाहिए कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट करूँ, और मुझे स्पेसिफिकली इन एग्रीमेंट्स को लिखवा लेना चाहिए जैसे आगे डिस्प्यूट्स ना हो, और आगे अगर कोई इन वादों से मुकर जाए तो स्पेसिफिकली आपको लॉस ना झेलना पड़े आगे। एंड दैट्स इट। और इसी के लिए पार्टनरशिप डीड काम आती है। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े तो यहाँ पे लिखा है द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। सिंपल कहने का मतलब क्या है, एक पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच में ही बनाया जाता है, which contains the terms and which contains the terms of agreement, जो terms and condition agreement की रखता है। It is also called the article of partnership। Overall partnership deed को articles of partnership भी कहा जाता है। A partnership deed should contain the following points। और ध्यान रखिएगा बच्चा, स्पेसिफिकली हम लोग कुछ 20 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं कि जो पार्टनरशिप डीड में आती हैं, क्योंकि आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा ठीक है सर पार्टनरशिप डीड तो आपने बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि भाई ओरल एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, आपने ये भी बता दिया भाई एक्सप्रेशन नहीं करना चाहिए, आपने ये भी बता दिया कि भाई लिखित होना चाहिए एग्रीमेंट, तो उस एग्रीमेंट में होगा क्या क्या, वो चीजें देखनी पड़ेंगी। कुल 20 टॉपिक्स आपको कवर करने, 20 जो सब हेडिंग्स हैं वो कवर करनी है कि जो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड के अंदर आती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। बस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर। सिंपल कहने का मतलब है कि जो नेम है और एड्रेस है हर इंसान का जो आपका पार्टनर बनने वाला है और आपके बिजनेस का मेन जो ब्रांच होने वाला है उसका एड्रेस क्या है वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। आगे अगर बात करें तो शायद रिपीटेड होगा, हाँ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर ऑल्सो। ठीक है, दैट मीन्स फर्म का भी और पार्टनर्स का भी एड्रेस और नाम लिखा होना चाहिए। आगे बात करते हैं, थर्ड है नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। सिंपल कहने का मतलब है कि किस नेचर का बिजनेस होने वाला है आपका, क्या वो स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर का होने वाला है या फिर वो स्पेसिफिकली किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होने वाला है या फिर वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड होने वाला है, क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का होने वाला है, कैसा भी हो सकता है ना। तो उसका नेचर जरूर आप स्पष्ट करिए और प्लेस कहाँ पे स्थित है वो भी क्या कहते हैं आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा है ड्यूरेशन इफ एनी पार्टनरशिप। कहने का मतलब क्या है, ड्यूरेशन भी आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। अगर आप ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, मान के चलो मैं भी नल्ला बैठा हूं, मेरा दोस्त भी नल्ला बैठा है, मैंने क्या किया, हम लोगों ने 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया, 3 साल का एग्रीमेंट कर लिया। मैंने कहा मैं और तुम 1:2 में पूरा का पूरा बिजनेस चलाएंगे, मतलब 2 गुना पार्ट आप रख लेना, 1 गुना पार्ट मैं रख लूंगा। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मैं 1:2 में फ्यूचर जो प्रॉफिट्स है वो बांट लिया करेंगे और सिर्फ पार्टनरशिप 3 साल ही चलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं चलाएंगे। ये मैंने अपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया।
आगे स्पेसिफिकली क्या हो कि प्रॉफिट ज़्यादा होने लगे, और ए कहता कोई स्पेसिफिकली काम नहीं लेकिन बी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बी कह रहा है मेरी ओवरऑल इंपॉर्टेंस मुझे कहीं और से मिलने वाली है, और बी इस पार्टनरशिप को अंत करने पे आ जाए। और वादा भी तो यही हुआ था ना कि 3 साल के बाद स्पेसिफिकली इस पूरी पार्टनरशिप को बंद कर लिया जाए। पार्टनरशिप डीड अगर ना होती तो यहाँ पे ए मुकर भी सकता है कि तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, अभी तो हम लोगों ने बिजनेस शुरू ही किया था। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ए अपनी बातों से मुकर सकते हैं क्योंकि वो अपना स्वार्थ देख रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखा हुआ कि 3 साल के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये हर पार्टनरशिप में नहीं होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ड्यूरेशन रखना चाहें तो रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। बच्चे ध्यान रखो, यहां पे स्पेसिफिकली हमें यह भी दिखाना पड़ता है कि ओवरऑल कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी जा रही है बाय ईच पार्टनर। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। ए ने कंट्रीब्यूट करी है 1 लाख, बी ने करी है 2 लाख रुपए, और स्पेसिफिकली हमारे पूरा का पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है और साल के अंत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब यहां पे लड़ाई चल रही है, नहीं भाई मैंने तो 2 लाख करी, मैंने 3 लाख करी थी, और 1 लाख वाला करा मैंने 100 लाख करी थी। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहां पे ये ओवरऑल मिसप्लेसमेंट ना हो तो हमें ये भी दिखाना पड़ता है कि ओवरऑल कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूशन हुई है बाय ईच पार्टनर। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। आगे बात करें अगर यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा होता है कि कितने % का ब्याज कैपिटल में मिलना चाहिए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दी जाती है बच्चा, ध्यान रखें, जैसे सारे के सारे पार्टनर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करें। जैसे मान के चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की मैंने बना के रखी है। अगर कोई इंसान 1 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसे 6,000 रुपए स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगी। अब जैसे उसको 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली, उसको क्या लगेगा कि स्पेसिफिकली अब वो बढ़ा सकता है। जैसे वो अपनी कैपिटल बढ़ाएगा, बिजनेस का भी प्रॉफिट होगा और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज्यादा मिलेगी। और जब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलने लगी तो उसके मन में लालच आने लगेगा, ये तो डबल प्रॉफिट है ना, मैं कैपिटल भी लगा रहा हूं, बिजनेस भी बढ़ रहा है और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रही है, तो क्यों ना स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाने के लिए ही कैपिटल बढ़ा दी जाए, और ये लालच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में यहां पे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड किया जाता है। दैट मींस कहने का मतलब क्या होता है, हमारे पास मान के चलिए पार्टनर ए है एंड पार्टनर बी है, दोनों ही पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं। भाई पर्सनल घर बार के खर्चे होते हैं और सबको ये घर बार के खर्चे करने के लिए स्पेसिफिकली पैसे की जरूरत पड़ती है, और बिजनेस ही तो एक स्मार्ट सोर्स ऑफ इनकम है उनकी, तो वहीं से तो निकाला जाएगा, और इसी को तो ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन हर चीज एक लिमिट में की जाए तो अच्छी है। यहां पे ड्राइंग्स अगर अनलिमिटेड फॉर्म में होने लगी तो कैपिटल कम होती चली जाएगी, और जहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम होता चला गया बिजनेस भी पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। इसीलिए जितनी कम ड्राइंग्स उतना ज्यादा अच्छा बिजनेस के लिए। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे? सिंपल कहने का मतलब बस इतना ही है कि जितनी कम ड्राइंग्स उतना ही अच्छा बिजनेस के लिए। तो उस ड्राइंग्स को कैसे कम किया जाए? उन पे ब्याज लगा दो। जितनी ड्राइंग्स करेंगे आप उस पे आपको कुछ फिक्स्ड परसेंटेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिससे परसेंटेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो सारे पार्टनर्स की जेब से पैसा जाएगा, और जहां पे पार्टनर्स की जेब से पैसा जाने लगा वहां पे वो लोग ड्राइंग्स को कम करना शुरू कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छी चीज है पार्टनर्स के लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खराब चीज है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पैसा मिलता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पैसा मिलता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से पैसा चला जाता है। तो पार्टनर्स हमेशा कैपिटल को बढ़ाएंगे जैसे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिले, और ड्राइंग्स को घटाएंगे जैसे उन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम देना पड़े। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर भी मेंटेन होना चाहिए कि दैट मींस साल के अंत में जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाए। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है? आई विल टेल यू, परेशान ना हो। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब समझेंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब बनाया जाए तो स्पेसिफिकली उसके अंत में जो प्रॉफिट बचे उसको किस रेशियो में बांटा जाए वो भी यहाँ पे लिख देना चाहिए। आइदर 1:1 भी हो सकता है, मतलब 50% 50%, वो 1:2 भी हो सकता है, वो 3:1 हो सकता है, वो 2:3 हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, जैसा आप लोग तय कर लें, और वो पार्टनरशिप डीड में दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पे दिखाया जाता है। दैट मीन्स जो स्पेसिफिकली जो पार्टनर है अगर लोन देता है फर्म को तो उस पे उसको कितने % का ब्याज मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो आप इसको 10% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं, इवन 15% भी कर सकते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका फिक्स्ड रेट होता है 6%, उससे आगे नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। कितनी % कमीशन मिलनी चाहिए, हर पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ये भी पार्टनरशिप डीड दिखा देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज बताना बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मैं आपको ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है।
लेकिन फिर भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, स्पेसिफिकली गुडविल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद हम आगे समझेंगे। गुडविल का मतलब होता है ब्रांड वैल्यू। एग्जांपल के तौर पे एक आईफोन देखें अगर, तो आईफोन की मेकिंग कॉस्ट 40 to 45,000 रुपीज़ होती है और बेचा 1-1, 1.5 लाख में जाता है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए क्योंकि बच्चे उसमें हाँ क्वालिटी है लेकिन उतनी लागत नहीं लगी है, लेकिन फिर भी उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप ब्रांड वैल्यू का पैसा दे देते हैं। वो एप्पल के लोगों के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, वही चीज़ बताई जा रही है, इसी को गुडविल कहते हैं, इसको ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। और ये जो ब्रांड वैल्यू है बच्चा, इस ब्रांड वैल्यू को कैलकुलेट अलग अलग मेथड से किया जाता है। कोई कह रहा है मैं बहुत ज्यादा ओवरऑल फुल फ्लेज्ड हूं, मेरी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। सैमसंग कह रहा है मेरी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। एमआई बोला मेरी, वन प्लस बोला मेरी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। लेकिन हम कैसे जाने कि तुम्हारी ब्रांड वैल्यू एप्पल से अच्छी है या फिर एप्पल की सैमसंग से अच्छी है? इसको निकालने के लिए इसके मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स को आप लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम से होगा। स्पेसिफिकली हमारे पास 3 मेथड होते हैं गुडविल वैल्यूएशन के। सबसे पहला होता है ओवरऑल आपका, सबसे पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, तो इससे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस मेथड से स्पेसिफिकली अपनी गुडविल वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे अकाउंटिंग पीरियड कितना है? अकाउंटिंग पीरियड स्पेसिफिकली आप 1 साल से ज़्यादा का भी ले सकते हैं। बहुत बच्चों को तो पता नहीं है कि 1 साल से ज़्यादा का भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 12 महीनों से ज़्यादा का भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है। यूट्यूब बेस्ट एग्जाम्पल है। यूट्यूब का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 2 ईयर्स का होता है। दैट मीन्स हमारी ज़िंदगी के 2 साल अकाउंटिंग ईयर, मतलब हमारी ज़िंदगी के 2 साल और यूट्यूब सिर्फ उसको 1 साल काउंट करता है। तो ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग ईयर स्पेसिफिकली 1 साल से ज़्यादा का हो सकता है और उसका शुरुआत 1 अप्रैल से ही होना चाहिए। तो अकाउंटिंग पीरियड आपका कितने महीनों का है, कितने साल का है? जनरली लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही बनाते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि वो 1 साल का ही बनाते हैं। 2021 में शुरू किया तो 2022 में खत्म कर देंगे। और द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप वही चीज़ है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड। दैट मीन्स आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज आपको देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से आप डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे। ठीक है, आपके ओवरऑल हक क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और डिस्प्यूट्स अगर कोई हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको आप सेटल कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। अब आई डोंट नो डिस्प्यूट्स कैसे सेटल करना है, लिखवाया जाएगा। ठीक है, लाठी डंडा यूज़ नहीं करना है, बातचीत से ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज़ का मतलब केस किया जा सकता है, किस हद तक जाके केस किया जाएगा, या फिर अगर जाएगा तो कौन से लॉ के अंडर केस किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती हैं। आगे, डिसीजंस टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। क्या हो अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या डिसीजन लिया जाए? सिंपल कहने का मतलब है सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म है वो पूरी की पूरी लोन के नीचे दब जाए और वहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन क्या हो कि पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो जाए? इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। पार्टनर्स के पास एक भी पैसा नहीं बचा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं बची, उसके पास पैसा भी नहीं बचा, बैंक अकाउंट में भी 0 रुपए, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो क्या डिसीजन लिए जाएंगे? मान के चलिए हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। हमारे पास हमारे पास जो बी पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब पैसे से बिल्कुल कंगाल हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना, ठीक है, दिवालिया हो जाना। बी बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो गया। अब ए और सी बेचारे ये 2 ही बचे हैं जिनको लोन संभालना है। अब वो किस तरीके से संभालेंगे वो पर्टिकुलरली यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या डिसीजंस लेने वाले हैं, किस तरीके से इसके भी ओरल मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के, वो क्या मेथड्स यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा जाएगा, पहले से ही तय हो जाता है ये सब। आगे बात करते हैं ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट वेयर एज इट विल बी इन द नेम ऑफ अ फर्म और पार्टनर। बच्चे बैंक अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखनी पड़ती है कि ओवरऑल आप पार्टनरशिप फर्म का जो नाम है, एग्जांपल ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ये लिमिटेड वो लिमिटेड, उसके नाम से अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर जो हमारे पास पार्टनर है उसके नाम पे। मान के चलिए हमारे पास राम एंड श्याम 2 पार्टनर हैं और आप क्या चाह रहे हैं, आप राम के नाम पे बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं या श्याम के नाम पे अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, या फिर इनकी जो कंपनी है XYZ फर्म, जो इनकी फर्म है XYZ फर्म जिसको ये बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं जिन पे, इनके नाम पे भी आप स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये सब आपकी क्या कहते हैं दिक्कतें, आप खुद में क्या कहते हैं बातचीत करें और पार्टनरशिप अपने जो ये पार्टनरशिप डीड है उसमें लिख दीजिए। दैट्स इट। नेक्स्ट,
रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। कहने का मतलब क्या है, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन हो गए तो क्या रूल्स फॉलो होंगे, कितनी इंसान गुडविल लेके आएगा। सिंपल कहने का मतलब क्या है, मेरी टर्मिनोलॉजीज क्या पता तुम समझ ना पा रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब कोई भी इंसान एडमिट होता है, मान के चलिए मेरे पास ए बी पार्टनर चल रहे हैं, डी वांट्स टू एंटर, डी बेचारा मैं भी पार्टनरशिप में आना चाहता हूं, तो यहाँ पे इसको कुछ गुडविल लानी पड़ेगी। आप ऐसे थोड़ी ना, मैं चाहूं मैं एप्पल में जाके काम करने लगूं, मैं एप्पल का पार्टनर बनना चाह रहा हूं, तो बच्चा मेरी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, मेरे को कुछ गुडविल होनी चाहिए, मेरी गुडविल का पैसा मुझे उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी रेपुटेटेड फर्म है। वहां पे मैं जैसे ही जाऊंगा वहां पे स्पेसिफिकली मुझे तुरंत प्रॉफिट होने लगेगा, तो भाई उस प्रॉफिट को, जो मुझे अर्ली प्रॉफिट मिल रहा है, उसको कुछ पैसा चुकाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं गुडविल, तो ये मुझे देना पड़ेगा। तो सिंपल कहने का मतलब रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन। क्या रूल्स होने वाले हैं एडमिशन पे, अगर कोई रिटायर हो रहा है, किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो सब क्या करेंगे हम लोग उस सिचुएशन में, क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। क्या पता एक इंसान ने बहुत प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट लेने के 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई, अब वो पैसा किसको दिया जाएगा, क्या हम खुद हड़प लेंगे या उसके घर वालों को देंगे, और क्या पता उसके घर वाले भी ना हो, अकेला वो भी चला गया, अब उसके पैसे को कहाँ जाएगा, वो डोनेट कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट ले लेगी उसे, या मैं हड़प लूँगा, चुप्पे से निकाल लेंगे, विंडो ड्रेसिंग कर लेंगे, क्या किया जाएगा, वो सब कुछ यहीं पे देखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इफ एनी टू बी डन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मान के चलिए हमारे पास ए और बी पार्टनर्स चल रहे हैं और डी एंटर करना चाह रहा है। इन दोनों ने इनकी साल की शुरुआत 1 अप्रैल को होती है और 6 महीने बहुत प्यार से इन लोगों ने क्या करी, पार्टनरशिप चलाई। लेकिन 6 महीने बाद डी आ गए बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए, मुझे भी आना है पार्टनरशिप में, और सबने कहा चल तू आ जा। लेकिन मैंने जो 6 महीने अपनी खून पसीने की मेहनत से इस फर्म को बढ़ाया है, इस 6 महीने का रिकॉर्ड तो हमें दे दो। अभी तुम 3 आ जाएंगे, अभी हमारे पास पार्टनर 3 हो जाएंगे, तो प्रॉफिट 3 में नहीं बंटने लगेगा, हमारा इस 6 महीने का प्रॉफिट तो हम दोनों को अलग दे दो। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी नहीं, आप चैप्टर 3 या 4 से पढ़ना शुरू करेंगे, तो अभी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ये सिंपल स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये अपनी मेहनत का पैसा होता है। सिंपल कहने का मतलब बस इतना ही है, किसी की भी डेथ होने के बाद या फिर किसी के एडमिशन होने से पहले, किसी के रिटायरमेंट होने से पहले, या किसी के रिटायरमेंट होने के बाद, या फिर किसी की डेथ होने के बाद, या फिर किसी के एडमिशन होने से पहले जो अकाउंट बनता है जिसमें हम अपनी मेहनत का हिस्सा निकाल लेते हैं, उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। ज़्यादा समझ नहीं आया, जब करेंगे तब समझेंगे ना, अभी याद करिए क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी डन। नेक्स्ट, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म अकाउंट। सिंपल कहने का मतलब है किस मेथड से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत से स्टैंडर्ड्स होते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड हम यूज़ करने वाला है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू यूज़, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। नेक्स्ट, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग भी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑडिटिंग कौन कर रहा है। ऑडिटिंग का मतलब आपके कितने साल के बाद अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक कर रहा है, हर साल हो रहे हैं, 2 साल में एक बार हो रहे हैं, 3 साल में एक बार हो रहे हैं, ये सारी की सारी ऑडिटिंग ये देखना पड़ता है, कौन कर रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। आगे बताते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल कहने का मतलब है कि कब के दिन हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। कमेंसमेंट का मतलब कब स्टार्ट हुआ है हमारा बिजनेस, ये भी लिखना पड़ेगा। आई गेस ये सबसे पहले इन लोग को लिख देना चाहिए था, कोई नहीं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, सिंपल हमारा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, ये भी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, दैट्स इट अबाउट इट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। एक बार फिर से रिवाइज करना हो तो रिवाइंड कर लीजिए और दोबारा से एक बार 2x स्पीड पे लगा के जल्दी से देख डालिए कि सारे के सारे 20 के 20 एलिमेंट जो पार्टनरशिप डीड के अंदर अवेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक था यार, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो हमारा ओवरऑल लास्ट सेकंड टॉपिक है और इस लास्ट सेकंड टॉपिक के बाद स्पेसिफिकली हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि बेनिफिट्स क्या है पार्टनरशिप डीड के। हाँ, मैंने ओरल एग्रीमेंट था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमने पार्टनरशिप डीड भी बना दी, ओवरऑल उसके सारे के सारे कंटेंट भी देख लिए। लेकिन क्या प्रॉफिट होने वाला है इस पार्टनरशिप डीड को बनाने के लिए, क्योंकि ऑल्दो ये बनती तो 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे है, लेकिन घूस लग के यही 12,000 और 15,000 तक चली जाती है। ये भारत देश है, यहाँ पे बिना घूस से कुछ भी नहीं होता। तो सिंपल कहने का मतलब है कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, मैं घूस से भी बच जा रहा हूं, लेकिन इतने सारी फॉर्मेलिटीज के बाद मेरे को बेनिफिट क्या होने वाला है वो यहां पे देखने को मिलता है। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप हर पार्टनर को लायबल कर सकते हो उसकी ड्यूटीज से, उसको बता सकते कि आपका काम क्या है, आपको कितनी देर का वर्किंग देना है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके राइट्स क्या है, एंड इवन इफ आप अपने ओवरऑल जो प्रॉफिट्स है उससे किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होने वाला है, किस तरीके की गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होने वाली है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे विजन क्लैरिटी मिलती है। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं रखते हैं तो विजन क्लैरिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर्स हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि सारी की सारी फॉर्मेलिटीज रिटन डाउन हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्टैम्प पेपर है जो कम से कम 20 से 25 पन्नों का है, जिसमें सारी की सारी जो आपकी ड्यूटीज है, राइट्स है, वो सब लिखे हुए हैं। आगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है या फिर आपके दिमाग से हट जाता है तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग के जो लेवल होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजली। ध्यान दें बच्चा, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है अगर, तो स्पेसिफिकली अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो जल्दी सेटल हो जाता है, क्योंकि डिस्प्यूट्स तभी होते हैं जब कोई दूसरा इंसान गलत होता है, और पार्टनरशिप डीड गलतियों से ही तो बचाता है, और ऐसे गलत इंसानों से। जो नेक्स्ट पॉइंटर है बच्चा वो है हमारा, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजली एज पार्टनरशिप डीड मे बी रियली रेफर टू, हेंस इट इज ऑलवेज बेस्ट टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। कहने का मतलब क्या है कि सारे डिस्प्यूट्स इजीली सेटल किए जा सकते हैं अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है, और वो डीड अगर सारे लोगों के बाद साइंड है, दैट मींस उस डीड पे सारे पार्टनर्स ने साइन किया है, ऑल्दो डीड इनकम्प्लीट होती है अगर उसमें साइन ना हो, तो वो जो स्पेसिफिकली आपकी डीड है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है और हमारा पूरा का पूरा आज का वीडियो खत्म होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कहने का मतलब है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे। हम लोगों ने डीड देख लिया, डीड क्यों जरूरी है वो देख लिया, उसके बेनिफिट्स देख लिया। अगर अब भी आप नहीं मानते हैं और आप टैक्सेशन से बचना चाहते हैं और छुप के बिजनेस करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, तो आपको क्या क्या चीजें नहीं देखने को मिलेंगी वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है कि आप भले 10 रुपए की कैपिटल लगा रहे हैं, दूसरा 1 करोड़ की कैपिटल लगा रहा है, आपको प्रॉफिट इक्वल ही मिलने वाला है। ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाती है, ऑल्दो नाइंसाफी होनी जरूरी है क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। तो ओवरऑल पीएसआर इक्वल होता है, 1:1 में होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। आप चाहे जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते चले जाए, आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला। इससे क्या होता है, लोगों में के अंदर मोटिवेशन की कमी होती है और वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करना ही बंद कर देते हैं, जिससे एक ना एक दिन आपके बिजनेस का पतन हो जाता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कोई भी कैलकुलेट नहीं की जाती है। इंसान कितनी ड्राइंग्स करता चला जा रहा है, सब कुछ बेकार होता चला जा रहा है। सिंपल कहने का मतलब क्या है, वो ड्राइंग्स पे ड्राइंग्स कर रहा है, कैपिटल पे कैपिटल कम होती जा रही है, आपके बिजनेस की वैल्यूएशन कम होती जा रही है और सारा का सारा स्ट्रक्चर एक दिन बर्बाद हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितनी जरूरी है उतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, और दोनों ही हैंड इन हैंड चलते हैं। और जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, इट्स नेवर वर्कआउट, काम नहीं आएगा। आगे बात करते हैं सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर में लिखा हुआ है नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई कमीशन नहीं मिलता, जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, दैट्स इट। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% मिलता है, मैंने पहले भी बात किया था। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, अब ऑल्दो तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, दैट डजंट मीन कि तुम लोन का ब्याज नहीं दोगे, तो वो 6% दिया जाता है। अगर आप डीड बनाते हैं तो ये नेगोशिएबल होता है, 7, 8, 9 भी कर सकते हैं आप इसको। दैट्स इट अबाउट इट। हमारा पूरा का पूरा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है यहाँ। इसके बाद अब तुम एक बार DK गोयल TS अग्रवाल जो भी तुम रीड कर रहे हो उसको एक बार स्पेसिफिकली गो थ्रू करोगे, तुम्हें सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार दोबारा से रिवीजन करना हो तो दोबारा से जो वीडियो है वो 2x पे लगा देना, सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड आई होप ये जो P&L एप्रोप्रिएशन की हिस्ट्री है, P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, इसको कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।